अमेरिकी सेना ने 3 F-22 लड़ाकू विमानों को एक यात्रियों से भरे विमान पर हमला करने के लिए भेजा। पायलट ने लक्ष्य को लॉक करने के तुरंत बाद मिसाइल दागी, लेकिन जैसे ही मिसाइल लक्ष्य के करीब पहुंची, विमान में बैठे एक आदमी ने अपने हाथों से उसकी दिशा बदल दी। इस पल मिसाइल थोड़े से अंतर से विमान को चूक गई। यह देखकर रक्षा मंत्री हैरानी में पड़ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह विमान F-22 की मिसाइलों से बच सकता है। पायलट ने असफलता देखी तो दूसरी मिसाइल दागने की तैयारी की। उसने फिर लक्ष्य को लॉक किया और मिसाइल दाग दी, पर आतंकियों ने समय पर जैमर चालू कर दिया, जिससे पास के विमान दिशा भ्रमित हो गए और मिसाइल अंततः टकरा गए। इस परिणाम की कल्पना रक्षा मंत्री ने नहीं की थी। वह इस विमान को क्षति पहुंचाना चाहते थे क्योंकि वह नियंत्रण से बाहर हो गया था। आधे घंटे पहले लंदन से केनेडी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रही 420 फ्लाइट अमेरिकी सीमा से 1866 किलोमीटर दूर पहुंचते हुए आतंकियों ने अचानक हमला कर दिया। गोलियों की आवाज सुनकर हवाई पुलिसकर्मी महिला तुरंत स्थिति की जांच करने गई, लेकिन पीछे से एक आतंकी ने उसे काबू में लिया। उसने कोई मौका नहीं दिया और गोली मार दी, और इस बीच उनके हमले के कारण विमान ने नियंत्रण खो दिया और तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। यात्री जोर से चीखते हुए भीषण झटकों का सामना कर रहे थे। हालांकि यह स्थिति बहुत लंबी नहीं रही और कॉकपिट के हमलावर आतंकवादी ने जल्द ही मशीन का नियंत्रण हासिल कर लिया। थोड़ी देर के अंदर विमान पूरी तरह से आतंकवादियों का बंधक बन चुका था। दूसरी ओर जैसे ही रक्षा मंत्रालय को अंडरकवर एजेंट से सूचना मिली, उन्होंने इस संकट को संबोधित करने की रणनीति तय करना शुरू कर दिया। हालांकि आतंकवादियों ने विमान के संचार संकेतों को बाधित कर दिया था, इसलिए वे यह पता लगाने में असमर्थ थे कि विमान को कहां ले जाया जा रहा है। इसके बावजूद ईंधन की स्थिति और सुरक्षा उपकरणों को आतंकवादियों द्वारा नुकसान पहुंचाने के कारण विमान न तो ऑटो पायलट मोड में था और न ही मैनुअल नियंत्रण में रह गया था। विमान लगभग 77 मिनट के भीतर ईंधन की कमी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। वर्तमान में यह विमान रक्षा मंत्री के लिए अमेरिका की ओर जा रही मिसाइल की तरह है। उन्होंने तुरंत अपने अधीनस्थों को पास के वायुसेना बेस को आदेश देने को कहा ताकि वे F-22 लद्दाखू विमान को सूचित कर सके और इसे समय से पहले ही खत्म कर दिया जाए। आदेश मिलने के बाद उद्धान टीम तुरंत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गई। हालांकि कुछ अधिकारी इस फैसले से असहमत थे क्योंकि वे निर्दोष लोगों की जान जाने से बचाना चाहते थे, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी का तर्क था कि विमान का सुरक्षा सिस्टम विफल होने के बाद हर अवसर समाप्त हो गया है। अब विमान में बैठे कुछ लोगों की जान की कीमत पर जमीन पर अधिक लोगों की जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता, इसलिए वर्तमान में कोई और विकल्प नहीं बचा। वह बस तकनीशियनों को यात्री विमान में मौजूद गुप्त एजेंट से शीघ्र संपर्क करने का निर्देश दे सकता था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि विमान में एक अन्य इंटरपोल एजेंट मार्क ने गुप्त एजेंट का हेडफोन ले लिया था क्योंकि वह स्वतंत्र संचार प्रणाली का उपयोग कर रहा था। फिर थोड़े समय बाद रक्षा मंत्रालय ने मार्क से संपर्क किया और यह दावा करते हुए झूठ बोला कि वह उनका गुप्त एजेंट है। उन्होंने तेजी से विमान की स्थिति की जानकारी दी। प्राप्त खबरों में यह बताया गया कि मंत्रालय ने निष्कर्ष निकाला कि विमान को अब नियंत्रण में लेना असंभव है, चाहे तत्काल एक डेटा पैकेज भेजकर उसे स्थापित किया जाए या जमीन से इसे दूरस्थ रूप से नियंत्रित करने की कोशिश की जाए। यहाँ तक कि विमान के आपातकालीन सुरक्षा उपकरण भी फिर से चालू नहीं किए जा सके। तब भी रक्षा मंत्री ने मार्क को ढांढस देने के लिए योजना पेश की और कहा कि 10 मिनट में वे सुरक्षा उपकरण का दूरस्थ नियंत्रण प्राप्त करेंगे। जब मार्क ने यह सुना तो उसे थोड़ी असामान्यता महसूस हुई। उसने डॉक्टर से सुरक्षित जगह पर चले जाने को कहा और वह खुद कॉकपिट की ओर बढ़ गया। वहाँ वह अन्य आतंकवादियों के साथ विमान के नियंत्रण के तरीकों पर चर्चा में शामिल हुआ, मगर उनकी चर्चा ज्यादा समय तक नहीं चल पाई।